अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज अब आप लोगों का जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को अब यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपको अब सिखाया जा रहा है कि बेटा आपने किस तरीके से जो पूरे साल मेहनत की है उस मेहनत को कैसे आप 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे साल पढ़ते रहें, पूरे सेशन मेहनत करते रहें, लेकिन सेशन के एंड में आपको यही ना पता हो कि बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन किए जाए, या बस आपने पूरा सिलेबस तो दिमाग में रट के चले गए लेकिन उसको लिखना नहीं आया, उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल आपने नहीं की और उसकी वजह से आपने नंबर कटवा लिए। तैयारी आपने बहुत अच्छी की लेकिन उस तैयारी अच्छी होने के बावजूद नंबर पूरे ना आने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वही सारी बातें सिखानी, कंसाइज करके बताऊंगा। बहुत सारे रीजन है जो थ्रू आउट द सेशन पूरे साल आपको बताता रहूं, लेकिन कुछ बातें जो जिनका आपको ख्याल रखना है और आपने एग्जाम से पहले उनको अपने दिमाग से एलिमिनेट कर देना है। उनको दिमाग में रखना ही नहीं है ताकि जब आप पेपर करने बैठे हो तो आपका दिमाग उस तरफ जाए भी ना। सबसे पहले आपने पूरा साल मेहनत की है, आपने जितना सिलेबस था वो पूरा किया। मैथ की बात करूं क्योंकि मैंने आपको मैथ पढ़ाया है, तो मैथ में आपको सारे क्वेश्चन ए टू जेड जितना आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था और नहीं भी था, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सारा काम किया, वो सब कर लिया। अब उसके बाद रिवीजन जाहिर है आपको करनी थी, ऑनलाइन लेक्चर भी दिए ताकि आपको अगर कोई टॉपिक मिस हो गया या आपने छुट्टी कर ली किसी वजह से आपको वो टॉपिक नहीं समझ आया या रिवाइज करना है, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर मौजूद था। आप जाके उसको अटेंड करके 1000 दफा रिवाइज करें, रिपीट करें। आपके ऊपर है कि आप 1000 दफा उसको दोबारा से देखेंगे, दोबारा से रिकॉल करेंगे। आपने अपने वो लेक्चर प्रॉपर किए, लेकिन उसके बावजूद जब बोर्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, मैं मैथ को एम्फोसाइज करूंगा लेकिन ये सब सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, जब आप मैथ के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोर्ड एग्जाम में जाके वहां पर एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब वहां पर एक्चुअल वो आपका मैदान जंग है, वहां पर एक्चुअल जंग स्टार्ट हो रही है। अब वो 3 घंटे की जंग आपने ऐसे लड़नी है कि उन 3 घंटों के अंदर आपने जो काम किया, आपकी जो कारकर्दगी थी, उसी की बुनियाद पे आपको मार्क्स मिलने। आपने पूरा सेशन कोचिंग में या स्कूल में किसी भी जगह पर आप पढ़ रहे थे, वहां पर आप 100% लेके आए होते, लेकिन उन 3 घंटे आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, आपके दिमाग से चीजें निकलना शुरू हो गई, तो उस वक्त आप बैठे होंगे और आपको नुकसान ये होगा कि आपने मेहनत तो बहुत की पूरा साल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो 3 घंटे मायने रखते थे, वो 3 घंटे लूज हो गए। अब 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आपके 60 नंबर आ रहे होंगे, 50 नंबर आ रहे होंगे। मेहनत तो आपने बहुत की, पढ़ने वाले तो आप बहुत थे। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनसे ज्यादा कोई दूसरा टैलेंटेड मैंने बच्चा नहीं देखा, लेकिन जब मार्क्स की बात आती है, पेपर की बात आती है, वहां पर वो एवरेज से भी नीचे हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चीज को आना वो एक अलग है, मार्क्स गेन करना एक टोटल अलग स्किल है। ये एक स्किल है जो कि सीखी जाती है। अब इस स्किल को कैसे आप अपने अंदर से इनरिच करेंगे, एनहेंस करेंगे, सबसे पहले आपको एक सिनेरियो मेरे साथ लेके चलना है। आपका बोर्ड एग्जाम जब भी स्टार्ट होंगे, पेपर जब भी होगा, लेट सपोज आपका कल पेपर है। अब कल आपका पेपर है, आपने उस पेपर से पहले ज़ाहिर तैयारी की है। कल अगर आपको पेपर है तो कल से पहले आप 5-6 दफा, 10-12 दफा रिवाइज कर चुके हैं। अब आपने एक दिन पहले रिवाइज करना है, कुछ नया याद नहीं करना। ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आप एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले भी कुछ नया याद करने बैठ जाएं। आपको पता है कि आपने उस चीज को देखा तक नहीं है, वो टॉपिक आपको नहीं आता, लेकिन आप वैसे ही क्यूरियोसिटी हो रही थी, बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे, तो जो पढ़ा है, जो आता है, वो भी भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज आपको एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले याद नहीं करनी, नया सिलेबस स्टार्ट नहीं करना। कुछ भी ऐसी चीज जो आपने पीछे पहले नहीं याद की, नहीं पढ़ी, उसको अब एक दिन पहले नहीं पढ़ना। नंबर 2, आपने बोर्ड एग्जाम आपका कल है, आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा भी आधा घंटा पहले ही पहुंचना है। लेकिन वहां पर आधा घंटा पहले इसलिए पहुंचना क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है, पहले दिन आपको ढूंढनी पड़ती है क्लास, सीटिंग अरेंजमेंट किस लिहाज से, वो सारी चीजें उस आधे घंटे में आपको करनी होती है। और गेट्स आपके खुलते हैं तकरीबन 10-15-20 मिनट पहले, तो अगर 15 मिनट पहले भी खुलते हैं, आप अंदर जाके ढूंढ के अपनी जगह पर बैठेंगे, उसमें ही टाइम अच्छा खासा लग जाता है। पहले दिन के बाद जो दूसरा दिन होता है, आपको सेंटर होता है, यहाँ पे शफलिंग होती रहती है, आपको रोजाना की बेसिस पे अपनी सीटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ती है, अपनी सीट तलाश करनी पड़ती है। कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपके पास एक दफा पेपर जहां दिया वहीं पे बाकी सारे पेपर्स भी देने होते हैं, उसी जगह पर बैठ। अब
अगर आप एंड टाइम पे पहुंचेंगे तो पहले एक आपके जो टांगे कांप रही होती हैं, आप इसको अगर हम दूसरे जुमले में बोलें, आपकी कांपे टांगती हैं, या आप अगर वहां पर जाते हैं आपको एंग्जाइटी होती है, बेसिकली मजाक अब साइड पे कर दें, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको आपके जहन में हजारों ख्यालात चल रहे होते हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया, ये आप दिमाग में फजूल के थॉट्स लगा के बैठे हुए हो। तो जब आप वहां जाएंगे आपको वहां पर एनवायरनमेंट पता चलेगा, सारे लोगों के दिमाग जो है वो टेंशन में, सब लोगों के हालत खराब हुई हुई है, सारे लोग टेंशन के जुमरे में आए हुए हैं, और वहां पर कुछ तो दिमागी तवाजुन भी खो चुके होंगे अपना। लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करके अपनी जो रिवीजन है उसको स्टॉप कर देना है, बस वहां पर खत्म। एंजॉय करना है, इधर उधर देखें, कुछ खाएं पिए, रिलैक्स करें और जाके अपनी सीट वगैरह देखें। पेपर के लिए आप वहां पर बैठ जाएं, आपके पास स्टेशनरी प्रॉपर होनी चाहिए। अब आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो में पीछे आपको बना के दे भी चुका हूँ, आप लोगों की क्लास पढ़ाया था तो आप लोगों को सारी ट्रेनिंग दे भी चुका हूँ कि पेपर में क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हम पीछे कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल जब आप वहां पर चले गए एग्जामिनेशन सेंटर में, अब आप वहां पर 15 मिनट पहले जब बैठ चुके होंगे तो अक्सर एग्जामिनेशन सेंटर आपको 10-15 मिनट पहले कॉपीज दे देते हैं। अब आपके पास जो कॉपी है उसका फ्रंट पेज मैंने आपको दिखा दिया, वो फ्रंट पेज जो आपके पास है उसमें 3 सेक्शंस अलग से बने हुए। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास आपके डिटेल है, थर्ड सेक्शन में भी आपकी डिटेल है जिसमें रोल नंबर वगैरह आपने लिखना है, अपना टेस्ट सेंटर लिखना है, पेपर कौन से सब्जेक्ट का है, पेपर 1 है या पेपर 2 है, 9 क्लास पेपर 1 होता है, मैट्रिक क्लास पेपर 2 होता है, या इस तरीके से जो भी आपके पास वो बायोडाटा फिल करना है। बीच में जो आपके पास सेक्शन है, बीच में जो कॉलम है वो है मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए किस सवाल में। अब वो अगर आपके पास टोटल क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल किसी पेपर के 20 हैं तो उन 20 क्वेश्चंस का आपके पास वहां पर लिस्टिंग हुई हुई है। अब क्योंकि कॉपी हर पेपर के लिए डिफरेंट तो बनेगी नहीं, तो 28-30 आपके पास खाने बने हुए, उसमें हर क्वेश्चन के आगे आपकी नंबरिंग लिखी जाती है कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी हम आगे जब आते हैं। आप वहां पर बैठ गए, कॉपी मिल गई, अब सबसे पहला काम कॉपी में आपने करना होता है, आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड की कॉपी है, अगर ये 2 पेजेस में इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास 2 पेजेस हैं, तो आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आपकी लाइंस यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल लाइंस इस तरीके से ड्रॉ है, और आपकी बोर्ड की कॉपी पूरी, जाहिर इतना टाइम नहीं कि इसको जाया करूं। आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, दूसरी लाइन इधर, ये फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे भी सेम यही काम, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, दूसरी लाइन इधर ड्रॉ करनी है। लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, जो खाली जगह है ये वाली, ये सारी खाली जगह आपके लिखने के लिए नहीं होती। हेडर और फुटर आपके पास तो लिखने के लिए होता ही नहीं है आपकी बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर पिन लग के ये बंद हो जाता है, ये खाली जगह रहती है, ये भी खाली जगह रहती है, इसमें भी आपको लिखना नहीं होता। क्यों नहीं लिखना होता? क्योंकि ये आपके जब बंडल बनाया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है बंडल को, तो ये जो कोने हैं ये डैमेज हो जाते हैं। कभी अगर आपने बुक्स खरीदी हो बंडल से खोल के निकालते हैं तो अक्सर वो कोने उसके डैमेज हो जाते हैं, तो आपकी कॉपी भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर खाली जगह छोड़ी जाती है कि अगर बच्चे ने कुछ लिखा होगा तो वो डैमेज पार्ट पे ना आए, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इधर लिखना भी नहीं है। नंबर 2, जब आपने यहाँ पर नहीं लिखा और आपने प्रॉपर लाइंस ड्रॉ किए हैं, तो अब अगर आपके गलती से डैमेज कुछ ज्यादा हो गई कॉपी, तो लाइन आपने जो ड्रॉ की है वहां तक इतना मार्जिन होता है, जाहिर है पूरी आधी कॉपी तो नहीं फटेगी, कुछ आपके सेंटीमीटर कुछ इंच फटेगी कॉपी, तो इतना मार्जिन आप रखते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट के लिए भी, कि आपकी लाइन के अंदर काम ना जा रहा हो। पूरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इसकी क्लास में ले चुका हूँ कि आपने क्यों लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब किस तरीके से हेडिंग सिस्टम रखना है, किस तरीके से सब हेडिंग होती है, आपकी मेन हेडिंग होती है, आपने आंसर कैसे करना है, ये सारा आपके पास एक लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और वो मौजूद भी है। अब जब आपके पास कॉपी आएगी, आपके पास 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज लिखने का तरीका होता है एक स्पेसिफिक। एमसीक्यू करने के लिए सबसे पहले जो आपकी हेडिंग्स हैं, आपने हेडिंग डालनी है कि आपके कोड कौन सा आया है कॉपी का, या आपके जो एमसीक्यू पेपर है उसका कोड क्या है। हर बच्चे का कोड डिफरेंट होता है, जो भी कोड आपके पास है आप उसकी हेडिंग डालेंगे कि कोड ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एक कॉपी आपकी ड्रॉ करूं, ये आपकी कॉपी है, इसमें आपने, ये तो हेडर हो गया, आपने इधर लाइन ड्रॉ करनी है और एक आपने इधर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपके पास यहाँ पर कोड की हेडिंग आ गई, कोड आपके पास जो भी है वो आपने मेन हेडिंग बना के लिख दिया।
फिर उसके बाद आपको जो मैंने हेडिंग सिस्टम सिखाया है, कितनी लाइनें छोड़नी है, वो सारे काम करने के बाद आपने सेक्शन ए की हेडिंग डाली। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू का है। एमसीक्यू अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये हेडिंग आ गई, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ जो आपके एमसीक्यू के पार्ट्स होंगे 1, 2, 3, जिस तरीके से आपको पार्ट्स गिवन है उसी तरीके से आपने लिखना है। आप नंबरिंग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसको 2 ऐसे, इसको 3 ऐसे नहीं लिख सकते अगर कॉपी में आपके बोर्ड वालों ने इस तरह की नंबरिंग नहीं की। जो नंबरिंग आपके पेपर में है वैसी ही करनी चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन आपको एक पैटर्न समझाया जा रहा है, एक आपको तरीका बताया जा रहा है, एक स्किल सिखाई जा रही है कि मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। तो जो आपकी नंबरिंग है, अगर रोमन नंबरिंग है तो वही आपको नंबरिंग रखनी है। अगर कोई और तरीके से 1, 2, 3 नॉर्मल जो आपके मैथमेटिकल अल्फाबेट्स होते हैं उस तरीके से आपको वैसे करना है। जैसे भी आपके कॉपी आपके बोर्ड के पेपर में इस तरीके से नंबरिंग आपने वो की, और एक एक लाइन छोड़ के आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। आप एक एक लाइन के गैप के बाद दूसरा एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि लाइन के गैप के बगैर, वरना क्या होता है अक्सर मिक्सिंग हो जाती है एमसीक्यू की। एग्जामिनर आपके चेक रवानगी में कर रहे होते हैं, अगर गलती से आपका दूसरा एमसीक्यू उन्होंने चेक कर लिया लेकिन आपने सही किया था, नंबर वो काट सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि दोबारा कॉपी रीचेक होगी, रिजल्ट पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते तो स्क्रूटनी होती है, फिर पेपर हम दोबारा रीचेक करवाते हैं, वो एक अलग लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन वहां तक हमें जाना ही नहीं है, एहतियात इलाज से बेहतर है, क्यों कहा जाता है, आप एहतियात कर लें पहले ही। तो आपने एक एक यहाँ पर लाइन के गैप से एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, यहाँ पर ऑप्शन लिखा जो ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शन कौन सा ए बी सी डी वो यहाँ ब्रैकेट में एक अलाइंड फॉर्म में करना है। कुछ एमसीक्यू इतने छोटे से होते हैं, कुछ एमसीक्यू आपके आंसर इतने बड़े से होते हैं। तो एक एक लाइन का गैप आपने जो देना है उसमें आपको पहले से पता होगा कि कौन सा एमसीक्यू कितनी जगह ले रहा है। तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट एक पहले से ही ब्रैकेट बना के रखेंगे। आपके पास पेपर अभी नहीं मिला है, आप 10-15 मिनट पहले सेंटर में बैठ चुके हैं, आपके पास हाथ में कॉपी है, ये सारा काम आप पहले से कर सकते हैं। जाहिर है आपको सबसे पहले सेक्शन ए ही करना है, तो सेक्शन ए के लिए आप ये खाका पूरा पहले से तैयार कर लें। आपके पास जैसी पेपर आएगा आपने अंधों की तरह बस अंधाधुन बैठ के, अंधे तो खैर पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपने प्रॉपर अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको लिखना है। अब ऐसा ना हो कि आपके पास तो सेक्शन ए आ गया, एमसीक्यू आ गया, आपने पढ़े बगैर बस आंसर टिक करना शुरू कर दिया। आप प्रॉपर टाइम देंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तब आप ये सारा काम नहीं कर सकते। ये सारा काम, ये सारी प्रेजेंटेशन में वक्त लगता है, तो उस वक्त आपको अपना वक्त नहीं लगाना। वो जो 5-10 मिनट का वक्फा है उसमें ये सारा काम करना है। एटलीस्ट ये वाला काम बेशक बाद में कर लें, ये काम तो पहले ही करना है। अगर आपको पता है कोड आएगा, आपको पता है सेक्शन ए की हेडिंग डलेगी, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, तो आप ये सारा काम पहले से कर लेंगे। ये काम आप साथ साथ भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस पे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करना नहीं चाहिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब एक एक लाइन के बाद अगर आपने इसको किया है, फॉर एग्जाम्पल 30 एमसीक्यूज आपने करने हैं मैथ में, तो 30 एमसीक्यूज के लिए आपके 2 पेज या 3 पेज 4 पेज जितने भी पेजेस लग रहे हैं लगेंगे। आपको वहां पर महसूस होगा कि एक एक लाइन छोड़ना बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक लाइन छोड़नी है। आपकी लाइन एक एक छोड़ने से आपका काम फैल रहा है, लेकिन आपने वो करना है, क्योंकि आप हर एक लाइन के बाद नया एमसीक्यू स्टार्ट करें। कुछ एमसीक्यू होंगे, मैथ की बात करूं, फ्रैक्शन में होंगे, किसी का आंसर फॉर एग्जाम्पल 3/2 है, तो 3/2 के बाद आपने एक लाइन का गैप तब भी छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन रख सकते हैं कि चलें आप लाइन ना छोड़ें, आपको ज्यादा फिक्र है अपनी कॉपी बचाने की, बचा लें, लेकिन आपको एक लाइन एमसीक्यू के बाद हर एमसीक्यू के आगे छोड़नी है। तो आपके पास यहाँ पर तरीकेकार मैंने बता दिया कि आपने किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। लाइन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो लाइन के इस साइड बाहर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लू पेन से, सारा अभी तक ब्लैक से हुआ था, ब्लू पेन से आंसरिंग करनी है। आंसरिंग जो आपने करनी है उसको आपने प्रॉपर जो ऑप्शन करेक्ट है वो, और उसके बाद अगर ए बी सी डी करके ऑप्शन है तो वो यहाँ ब्रैकेट में लिखने। कुछ की आदत होती है कुछ चेकर्स की कि वो ऑप्शन उनको याद हो जाते हैं, वो बस ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर दे देते हैं। कुछ की आदत होती है कि उनको ये एमसीक्यूज याद रहते हैं, उनके करेक्ट आंसर्स, वो आंसर्स पढ़ के आपको चेक करके दे देते हैं मार्क्स। तो दोनों, अब आपको नहीं पता आपके पास कौन से टाइप का चेकर आ रहा है, आपने दोनों के लिहाज से काम करना है। कोई एक काम करके आएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑप्शंस लिख के आ रहे हैं, देयर आर चांसेस कि इधर नंबर कट जाए,
अगर आप सिर्फ ये लिख के आ रहे हैं देयर आर चांसेस के इधर नंबर कट जाए, आपको यहाँ पर कोई चांसेस नहीं लेने, वैसे नंबर मिल जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ये करके आएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप गलती कराएं यहाँ पर और आपके नंबर कट जाए। आपके जहन में तो था कि यहाँ पर 3/2 बी था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने यहाँ पर सी लिख के आ गए। अब आपके जहन में तो ये 3/2 है, लेकिन वहां ऑप्शन कुछ और है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको अगर यहाँ पर गलती से कोई दूसरा लिख भी लिया लेकिन यहाँ सही लिखा है तो आपको नंबर फिर पूरे मिल जाएंगे। हो सकता है गलती से लिख दिया और इतना एग्जामिनर को पता होता है, जो चेकर होते हैं वो आपको रिलैक्सेशन दे देते। एमसीक्यू पे बात कर ली। एमसीक्यू के बाद अब जो भी काम है नेक्स्ट पेज से होगा। अगर आपके पास जगह बच रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर पेज यूटिलाइज किया और इतनी जगह बच गई, आपने नया सेक्शन नए पेज से यूटिलाइज करना है। आप अगर नए पेज को नहीं यूटिलाइज करना चाह रहे, नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो वहां पर आप फिर देखें कि मोर देन 70% ऑफ द पेज यूटिलाइज अगर नहीं हुआ, खाली है, तो आप यूज कर लें। लेकिन अगर मोर देन 70% या इवन मोर देन 50% पेज यूज हो चुका है, अब आप वहां पर क्रॉसिंग लाइन डालते हैं, ये क्रॉसिंग लाइन आप डालते हैं और एक एरो यहाँ पर बनाते हैं और लिखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि आपका पेज यहाँ खत्म नहीं हुआ या आपका यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपने आगे भी पेपर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ तक आपने सेक्शन ए को क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग लाइंस होती है। सेक्शन बी, सेक्शन बी पे जब आएंगे, अब उसमें कोड की हेडिंग नहीं होती, तो कोड की हेडिंग की जगह आप सेक्शन बी की हेडिंग डालेंगे। अब ये हेडिंग सिस्टम वगैरह सारा मैं बता चुका हूँ, एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके पास अब पेज तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर सेक्शन ए पूरा कर लिया, अब सेक्शन बी की बारी है। तो सेक्शन बी में आपके पास पेज के सारे काम तो आपने पहले से लाइंस वगैरह ड्रॉ की हुई है। आपने यहाँ पर सेक्शन, अच्छा ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, आपको प्रॉपर हेडिंग बनानी है, सारे कैपिटल होने चाहिए। सेक्शन बी में आप जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिखें। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है। अब पेपर में जब आप बैठे हुए हैं पेपर देने के लिए, तो वहां पर आपको आधा घंटा जो मिलेगा एमसीक्यू के लिए, आधा घंटा या 20 मिनट 40 मिनट जितना भी वक्त आपका एमसीक्यू का है, उसमें आपने एमसीक्यू को पढ़ना है और पेपर पे टिक वगैरह कुछ नहीं करने बैठना। आपको करेक्ट आंसर पता है, डायरेक्ट कॉपी के ऊपर उसका आंसर लिखें। आपको अगर डाउट है, आपको वो स्किप करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़े, लेकिन पीछे आप उसकी जगह छोड़ेंगे। सेक्शन ए में सिर्फ ये कह रहा हूँ, जगह छोड़ेंगे तो सिर्फ आपने उस एमसीक्यू की, क्योंकि एक सीध में एक अलाइनमेंट में एमसीक्यू होने चाहिए। पहले 1 के बाद 10, फिर 9, फिर 13, फिर 15, ऐसे नहीं होना चाहिए। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी अरेंजमेंट में होना चाहिए। आप जगह छोड़ के अगले एमसीक्यू पे आ जाएंगे। प्रॉपर टाइम देना है। अब अगर आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी या कुछ भी पेपर अभी नहीं मिला, आपके टाइम स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल 9:30 बजे पेपर है, आप वहां पर बैठे में 9:15 हो रहे हैं, आपने ये सारा काम कर लिया, लाइन वगैरह ड्रॉ कर ली, हर पेज पे लाइन ड्रॉ करनी है। वहां पर आपको टाइम मिलेगा। अब इतना टाइम नहीं होता कि आप हर पेज पे ड्रॉ करें। जब आपको सेक्शन ए मिल गया, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लाइन अभी भी खींच रहे हैं, स्टॉप कर दें। सेक्शन ए मिल गया है, एमसीक्यूज उठा के पढ़ें, उसको दिमाग में सॉल्व करें। जो सॉल्व दिमाग में नहीं हो रहा, आप रफ पेज जो आपकी कॉपी होती है उसका बिल्कुल लास्ट पेज रफ पेज होता है, या आपको जो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर मिला है उसी के ऊपर आप रफली सॉल्व कर लें। ऑल्दो वापस रिटर्न करना होता है पेपर के बाद, वो अक्सर सेंटर वापस दे भी देते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर भी उतारना पड़े तो कोई मसला नहीं है, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करें। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्वेश्चन पेपर पे नहीं ये आप सोच के बैठे हो कि मैं एंड में सारे एक साथ लिखूंगा। आपने पूरे 30 एमसीक्यूज लिख दिए, क्वेश्चन पेपर पे टिक मार दिए, लेकिन जब आपका उतारने आए तो 2-3 ही उतार सके कॉपी के ऊपर, फिर टाइम हो गया और जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने पूरा आपसे एमसीक्यू का पेपर ले लिया। अब आपने तो 30 नंबर पूरे सिक्योर कर लिए थे, लेकिन कॉपी पे उतरने ना होने की वजह से आपके मार्क्स सारे गए। वो 2-3 एमसीक्यू जो उतारे बस उसी के नंबर मिलेंगे आपको। तो ये गलतियां नहीं करनी है। आपके पास जब सेक्शन ए पूरा हो गया, अब वक्त बचेगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको आता है, तो वक्त बचेगा। उस बचे हुए वक्त में जो बकिया लाइन ड्रॉ करनी थी वो लाइन ड्रॉ कर लें। उस बचे हुए वक्त में आपको, क्योंकि पहले से पता होगा, क्योंकि आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, पास पेपर देख लिए, अब आपको पहले से पता होगा आपने सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है पहले या सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है। जो भी अटेम्प्ट करना है उसकी हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई नहीं करना, लेकिन यहां तक तो लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर, आगे खाली जगह छोड़ दें, इधर खाली जगह छोड़ दें। अब पेपर पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, फौरन पेन उठाया, मार्कर उठाया, यहाँ पर लिख दिया। तो जितना टाइम आप
सेव कर सकते हैं उसको सेव कर लें, बचा लें। जब आपके पास पेपर आएगा, अब पहला सवाल आता है, आप फौरन लिखने नहीं बैठेंगे, आराम से 5-10 मिनट, इवन 15 मिनट मैक्सिमम उस पेपर को पढ़ें। सेक्शन बी सेक्शन सी में लिखा क्या है उसको पढ़ें, पेंसिल की मदद से टिक करें कि मुझे कौन सा अच्छा आता है। जो आपको सबसे अच्छा आता है उस पर स्टार बनाते जाए कि ये मुझे बहुत अच्छे आते हैं, परफेक्ट आते हैं, इसमें गलती नहीं हो सकती। जिसमें थोड़ी सी आपको गड़बड़ महसूस हो उसको सर्कल आउट कर दें। सर्कल आउट का मतलब मुझे आता तो है लेकिन इसको सर्कल आउट कर रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं आता। जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जो 10-15 मिनट में आपने पूरे पेपर को पढ़ लिया, पूरे पेपर को दिमाग में बिठा लिया। अक्सर ऐसा भी होगा कि आपको बहुत कुछ नहीं आता होगा, कुछ बच्चे वहां पे घबरा जाते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने तरीके से उसको पढ़ना है। टिक किए हुए या स्टार लगाए हुए को पहले आपने सामने रखना है, उनको काउंट करना है। अक्सर ऐसा होता है जो आपने टिक किए थे या स्टार लगाए थे उसी में सारे क्वेश्चन निकल आ जाते हैं, और आपके जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 अटेम्प्ट करने, तो 6 के 6 आपको आते होते हैं। बाकी अगर आपको 12 में से 6 नहीं भी आते और आप उस पर टेंशन नहीं लेंगे, 6 आते हैं, 6 करने से बस काम खत्म हो गया। तो आपको पहले पेपर पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, पेपर अभी हाथ में आया, पहला सवाल आता है, दूसरा सवाल आता है, बस आगे नहीं पढ़ा, पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो नुकसान क्या होगा, आप तीसरे तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे, चौथे पे आए आपको सवाल ही नहीं आता, पांचवें पे आए वो भी नहीं आता, छठे पे आए अब आपका दिमाग फट रहा है, ये भी नहीं आता, फिर आपका वहां कॉन्फिडेंस लूज जाता है। फिर सातवें पे आए वो आता था, लेकिन अगर वो पहले अटेम्प्ट कर लेते तीसरे के बाद सातवां फौरन, हो सकता है उसमें गलतियां ना करते। अब सातवें क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, अल्टीमेटली करेंगे, साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम है। तो आपके पास यहाँ पर जितना भी काम है उसमें ख्याल ये रखना होता है कि आपने उस पेपर को पहले अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अपनी स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी है, डिजाइन करना है कि मैं कौन से सवाल पहले अटेम्प्ट करूंगा। मैं प्रेफर करता हूं, ऑल्दो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, लाजमी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप एक ऑर्डर में काम करें। 2 के बाद अगर 4 आता है तो 4 करें, फिर 3 नहीं करें। अगर 3 भी आता है लेकिन 4 ज्यादा अच्छा आता है तो 2 के बाद 3 करें फिर 4 करें। आपको जो 3 इतना अच्छा नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, वो बीच में सैंडविच बन जाएगा और हो सकता है वो आपको पूरे मार्क्स भी दिला दे। क्योंकि जब आपका 2 अच्छे से आता है, एग्जामिनर ने पढ़ लिया, 3 इतना अच्छा नहीं आता, 4 लेकिन बहुत अच्छा लिखा है, तो 3 में इतनी रिलैक्सेशन मिल जाती है। क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं अक्सर टीचर्स अंदर तो देते ही हैं लेकिन वो बाहर उनको देना होते हैं मार्क्स, तो आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं। बाद में जब दोबारा आपके मार्क्स उतार रहे होते हैं तो फिर आपको राउंड फिगर कर देते हैं। 5 नंबर का सवाल था, आपने 4.5 लिए, वो पूरे 5 नंबर भी दे देते। रहम आ जाता है, इतने कोई बेरहम नहीं होते, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने जितने भी क्वेश्चन है अलाइनमेंट के फॉर्म में करने। आपके पास 2 के बाद 3 फिर 4, अब फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। ऐसे नहीं कि पहले 9 करें फिर 7 करें फिर 3 कर रहे हैं, आपको एक ऑर्डर में काम करना है। तो इसीलिए कहा जाता है पहले पेपर अच्छे से पढ़ लें, उसमें टिक कर लें, जो बहुत अच्छे से आता है वो कर लें, फिर जो अच्छे नहीं आते वो भी उसी ऑर्डर में करना है, लेकिन वो क्या होगा, सैंडविच बन जाएंगे, बीच में कहीं छुप जाएंगे। आपने इस तरीके से सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी अटेम्प्ट करने का भी वही तरीका है, सेक्शन बी अटेम्प्ट किया, प्रॉपर हेडिंग आपकी आएगी, हेडिंग इस तरह यहाँ सेक्शन बी की डाली, इस तरह सेक्शन सी की आएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखा है वो सेक्शन सी का होगा। अब यहाँ पर पार्ट्स अगर हैं सेक्शन सी में, अक्सर कुछ आपके पेपर्स होंगे जहाँ पर पार्ट्स होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पार्ट ए करना है, तो आप पार्ट ए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और पार्ट ए इधर भी हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके से जब काम करना है तो प्रॉपर पता चल रहा होगा कि आप कौन सा सवाल कहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे यहाँ पर हेडिंग नहीं डालते, इधर डालते हैं, ये तो अक्सर स्टेपल होने की वजह से छुप जाता है। या अगर नहीं भी छुपता तो यहाँ पर किसी की नजर जाती ही नहीं है कि वो आपके मार्क्स इधर देख के प्रॉपर देते। इससे नुकसान क्या होता है, 2 सवाल एक ही कंसीडर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम से ज्यादा सेक्शन बी शॉर्ट में होती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पता नहीं चलता। आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपने हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, तो अपने आंसर को ऐसे लिखने की आदत डालें, अपना मटेरियल दिमाग में ऐसे याद करें कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो एक पेज पे एक आंसर आना चाहिए, और अगर वो आंसर 2 पेज पे जा रहा है तो वो 1.5 के बजाय 2 पेज पे ही आना चाहिए। अगर आपको 1.5 पेज का वो आंसर याद है तो आप कुछ उसमें एडिशन करके 2 पेज तक ले जाएं। इतना आप उसे एक्स्ट्रा खींच दें कि आप अगला क्वेश्चन उसके नीचे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपने अपने पेपर को, हर सवाल को नए पेज से स्टार्ट करना है। हर क्वेश्चन आपका जब नए पेज से स्टार्ट होगा तो आपकी ये गलती
खत्म हो जाएगी कि आपके 2 सवाल एक ही कंसीडर करके चेक हो गए। वरना क्या होता है, आपने पेपर यहाँ पर एक आंसर खत्म किया, अब दूसरा आंसर फौरन इधर से ही स्टार्ट हो गया और बीच में कोई आपने लाइन भी ड्रॉ नहीं की कि कुछ पता चले। यहाँ पर आपने आंसर लिखा, यहाँ आंसर लिखने के बाद यहाँ पर आपने बोला है मैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर, कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, एग्जामिनर जल्दी जल्दी चेक करेंगे तो पता चलेगा 10 के मार्क्स 5 में से दे दिए, अब 5 में से 4 नंबर वो 10 के भी हैं 11 के भी हैं, लेकिन 11 वहां काउंट ही नहीं हुआ। तो आपके पास ये गलती ना हो इस वजह से आपसे कहा जाता है कि आपने हर सवाल को अलग पेज पे अटेम्प्ट करना है। नहीं हो सकता तो उसके लिए जो प्रेजेंटेशन आपको सिखाई है उसमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये नया सवाल ही स्टार्ट हुआ। जब आप बीच में हेडिंग डाल देंगे तो इसका मतलब है कि आपने नया सवाल यहाँ से स्टार्ट किया। अब अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर उसकी गलतियां होंगी। ये जो आपको मैं पेपर बता रहा हूँ, ये जितने भी बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स आए उनकी प्रेजेंटेशन यही रही है। तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बातें हो गई। ये सारी बातें मैंने खैर पीछे आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया हुआ है, वीडियो मौजूद है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बातें हुई भी होंगी। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाए। कुछ अहम बातें हैं। सबसे पहले आपको मैंने कहा हुआ है कि बोर्ड में जब आपको कॉपी दी जाएगी कभी कभार अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, कभी कभार बुरी क्वालिटी होगी। तो आपके पास आदत होनी चाहिए इंक पेन से लिखने की, लेकिन आपके पास मटेरियल जेल पेन भी होना चाहिए, जेल पेन या बॉल पॉइंट या पॉइंटर, ये आपके सारी चीजें होनी चाहिए ब्लू और ब्लैक कलर की, ताकि अगर वहां पर इंक फैलना शुरू हुई, आपने फॉर एग्जांपल एमसीक्यू पहला दूसरा अटेम्प्ट किया और पता चला इंक फैलना शुरू हो गई, अब बजाय आगे तक इंक पेन इस्तेमाल करें आप शिफ्ट कर जाएं जेल पेन पे। जेल पेन अगर लिखते लिखते खत्म हो जाए, बंद हो जाए, शिफ्ट कर जाए पॉइंटर पे। अक्सर पॉइंटर भी फैलना शुरू हो जाते हैं तो बॉल पॉइंट्स पे आ जाए। तो यहाँ पर कोई लाजमी नहीं है कि आपको इंक पेन से ही पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा मार्क्स कटेंगे अगर आपकी इंक फैली हुई होगी और पता ही नहीं चलेगा आप काम क्या कर। तो आपको अपना पेपर प्रॉपर तरीके से रखना है और उसमें कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आपने इंक पेन इस्तेमाल करना है। प्रॉपर फाउंटेन पेन्स और मार्कर्स होने चाहिए, लेकिन आपके इंक पेन लाजमी नहीं है। आगे आ जाए। रिमूवर वाइटो सख्ती से मना है, यहाँ पर भी मना किया जाता है। मना क्यों है उसकी रीजन आपको पता है कि आपके पास जो रिमूवर है वो एक पेज पे आप मिटा देंगे, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके सूखने का और फिर आप उसके ऊपर लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो आपका जो पेज है उस पर इंक भी फैलेगी और पीछे वाला पेज भी डैमेज होगा। इसके अलावा जब आप रिमूव कर लेते हैं आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो वहां पे रिमूवर की इंक है वो तो पीछे ही रह गई। आपने कॉपी बंद कर दी है, जब कॉपी बंद होके वो आपके पेजेस आपस में अलाइन इस तरीके से होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो इंक फैलती है पेजेस टू पेजेस। तो आपने तो एक पेज पे रिमूव किया था, लेकिन पता चला जब चेकर ने कॉपी खोली तो 2-3 पेज उससे अफेक्ट हो चुके थे। तो 2-3 पेज जब आपके रिमूव हो चुके थे, आपने तो आंसर पूरा किया लेकिन वहां पर चेकर को मिटी हुई चीज मिली, तो आपके काम के मार्क्स थोड़ी मिलेगा। अगर आपका काम ही मिटा हुआ है तो आपको मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। वाइटो के साथ भी सेम कंडीशन है, वाइटो उल्टा आपकी कॉपी को चिपका देता है। अब अगर कॉपी आपकी चिपकी हुई है और उसको खोल रहे हैं और खोलते हुए डैमेज हो गई तो नंबर तो आप ही के कटेंगे। तो वाइटो और रिमूवर तो अपनी जिंदगी से निकाल दें, गलती हो रही है उसी सेम पेन से कट कर दें, एक लाइन मैक्सिमम 2 लाइन। कीड़े मकोड़े बनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये गंदा काम कर दिया तो अब इसको कट कर रहा हूं। एक लाइन, पूरा पेज कट करना है, सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ पर जो भी नोट लिखना है वो लिख दें। सॉरी लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है लेकिन लिख दें, चलें आगे बढ़े, लेकिन आप उसमें लिख देंगे पेज आगे टर्न कर लें। तो इस तरीके से आपने अपने पेजेस को यूटिलाइज करना है। अब अगर आपसे सवाल आता है कि आपने 4 यूजेस बताने, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के 4 यूजेस बताने, अब वहां पर आपको 1 2 3 4 करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, उसकी जगह ये पॉइंट्स बनाए, ये कहलाते हैं बुलेट पॉइंट्स। क्यों बुलेट पॉइंट्स? आप भूल गए 4 पॉइंट्स के बजाय 3 याद थे, आपने 1 2 3 अगर लिख दिया तो एग्जामिनर को बता दिया कि मैंने 3 पॉइंट ही किए। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, हो सकता है ना पता चले। आपने क्या करना है, मैक्सिमम चांसेस अपने यहाँ पर यूटिलाइज करने। एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है, वो गिन के पता चला लेगा कि आपने 4 के बजाय 3 ही लिखे। लेकिन अगर 99% चांसेस हैं कि आप पकड़े जाएंगे, वो 1% चांस भी ले लें, क्या पता ना पकड़े जाए। तो बुलेट पॉइंट से एक फायदा आपको ये हो जाता है कि आप पकड़े नहीं जाते। जहां पर आपके पास बोला है कि हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए वहां तो हेडिंग देनी है, जहां नहीं बोला और वहां आप हेडिंग दे रहे हैं तो, और वहां पर जरूरी नहीं है, जैसे ऐसे के अंदर हेडिंग देना जरूरी नहीं है।
अब अगर आप ऐसे के अंदर हेडिंग दे के आ रहे हैं तो आप खुद ही दावत दे रहे हैं एग्जामिनर को कि मेरे नंबर काटें, क्योंकि मैंने हेडिंग जो दी है, अब मुझे नहीं पता मैंने उससे रिलेटेड अंदर बात लिखी हुई है उस तरह या नहीं। तो जहां हेडिंग नहीं देनी वहां हेडिंग नहीं देनी। तो ये कुछ चीजें जो आपको जहन में रखनी है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे तो पहुंच गए, दोबारा शुरू से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप आधा घंटा पहले पहुंच गए। अब वहां पर आप अंदर क्लासरूम में 10-15 मिनट पहले पहुंच गए। आपको कॉपी भी मिल गई, कॉपी के ऊपर जो बायोडाटा था आपने फिल कर लिया। अब उसके बाद आपने अगले पेज को टर्न किया। अच्छा, पेजेस कोई नहीं छोड़ने। पेजेस अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपके पेजेस खाली छोड़ें या आप खाली स्पेसेस छोड़ें। अगर 4-5 लाइनें खाली हैं तो वो खाली नहीं छोड़नी, इसलिए मैंने कहा हर पेज पे नया क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन कोई भी पेज खाली नहीं होना चाहिए। 2-3 लाइनें छोड़ दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वहां पर सवाल स्टार्ट हो सकता था तो वो आपके पास जगह जाया नहीं होनी चाहिए, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बहरहाल आपने हर पेज पे लाइंस ड्रॉ की दोनों तरफ। फिर उसके बाद आपने जब वो सारा काम कर लिया लाइंस ड्रॉ करने का, आपको सेक्शन ए वगैरह की हेडिंग डालनी है। आपने पूरी अलाइनमेंट कर ली कि 30 एमसीक्यू है तो 1 2 3 4 अप टिल 30 तक आपने कितने पेजेस यूटिलाइज हो रहे हैं। जितने पेजेस यूटिलाइज हो रहे हैं अगले पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करना है। अब सेक्शन बी जब आप स्टार्ट करेंगे, पूरा सॉल्व करें, सेक्शन सी पूरा सॉल्व करें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, आपका पेपर हो गया खत्म। अब तक तो हमने बात कर ली पेपर स्टार्ट कैसे करना है, पेपर के दौरानिए में कैसे काम करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, जो जितने जहन में भी है वो बता दिए, और बाकी बातें भी मैंने आपको वैसे बताता रहा हूँ। बहरहाल आपका पेपर हो गया खत्म। पेपर खत्म होने के बाद अब आपको जाहिर बी कॉपीज भी ली होंगी। अच्छा, बी कॉपीज लें या ग्राफ लें तो उनका सीरियल नंबर आपको अपनी ए कॉपी में मेंशन करना होता है। ग्राफ आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, उनकी क्वांटिटी वहां, और जितनी क्वांटिटी लेंगे उनके सीरियल नंबर मेंशन करने होते हैं। जब आपके पास कॉपी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे, वरना मैंने जो आपको दिखाई है उसके अंदर भी वो मेंशन है। आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर बॉक्स में आपने नंबर ऑफ कॉपीज, बी कॉपीज या नंबर ऑफ ग्राफ्स मेंशन करना होता है और उनका सीरियल नंबर लिखना होता है। तो जब आपने मेंशन किया तो अब बारी आती है आपके उसको जोड़ने की। बोर्ड में आपको स्टेपलर नहीं दिया जाता, आपको खुद अपना लेके जाना होता है। ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड, अलाउड तो खैर है, लेकिन वहां पर टीचर्स आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप स्टेपल करें, वो आपको धागे प्रोवाइड करते हैं कि आपने धागा बांधना है। तो हर पेपर में कंपास लेके जाना है, क्योंकि आपके अक्सर जो कॉपीज है उसमें सुराख प्रॉपर नहीं हुए होते। अब आप पेंसिल से सुराख करने बैठेंगे, पेंसिल की टिप इतनी मजबूत नहीं होती, कंपास से सुराख करेंगे वो आपके पास आर पार कर देगा और आपकी जो कॉपी है वो प्रॉपर तरीके से उसमें सुराख होगा। अब जिस तरीके से आप अगर कभी कोई चीज सी रहे हैं, सुई धागे से आप कोई चीज सीना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर वो मटेरियल रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म के ऊपर अपना लोगो लगाना है तो लोगो रख के फिर धागे से सीधे होते हैं। तो उसी तरीके से आपने धागा रखना है सुराख में और अपने कंपास से धागे को अंदर डाल के धागे की नॉट बांधनी है और फिर आपके पास कॉपी तैयार होती है। लेकिन ये काम सबसे एंड में करना है। आपको हर पेपर में स्टेपलर लेके जाना है। अगर आपका स्टेपलर हर पेपर में कोई और लेके भाग जाता है, आपको नहीं मिलता, तो आपको हर पेपर में फिर भी अपना स्टेपलर चाहे नया खरीदना पड़े लेके जाना है, क्योंकि आपको अपना पेपर स्टेपल करना है। वो 3 घंटे आपके मैदान जंग है। अगर कोई और आपके हथियार लेके भाग जाता है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि अपने हथियार छोड़ के मैदान से भाग जाएंगे, आप नया हथियार लेके अगले दिन पहुंचेंगे। तो आपको अपने पेपर में हर नए दिन स्टेपलर और पिन, जरूरत से ज्यादा आपको 3-4 पिन चाहिए, लेकिन आप 2-3 लोगों के हिसाब से या पूरी क्लास के हिसाब से पिन ले जाए, क्योंकि आपका स्टेपलर सिर्फ आपके पास नहीं रहेगा। आप जितना ही छुपाने की कोशिश करें, आपको सबसे पहले अपना पेपर स्टेपल करना है, बाद में पूरे आप खिदमत खल्क करें, दुनिया को दें अपना स्टेपलर। अगर वो घूम फिर के आ जाए, अब उसके लिए आप परमानेंट मार्कर से अपना नाम लिख दें, रोल नंबर लिख दें, जैसे भी आपको उसको सिक्योर करना है। लेकिन बहरहाल आपको अपना स्टेपलर का ख्याल खुद रखना है। अब आपके जो कॉपी है, स्टेपल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपकी ये कॉपी है तो स्टेपल की पिन 3 होनी चाहिए। एक यहाँ पर अगर सुराख है तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, एक मिडल में, और एक यहाँ बिल्कुल एंड पे। और जो आप यहाँ पर पिन स्टेपल करेंगे वो इतनी कोने पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने स्टेपल कर दी, जब स्टेपल किया तो पता चला जब कॉपी खोल रहे हैं तो सारा का सारा काम जो अंदर चीजें लिखी वो छुपी हुई है। तो अगर आप स्टेपल सही से नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। अक्सर बच्चों को ये काम स्टेपल प्रॉपर तरीके से करना नहीं आता, इसलिए मार्क्स उनके कट जाते हैं। दूसरी बात, आपकी कॉपी के इस साइड पे सील लगी हुई होती है, एक टेप लगा होता है, वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो डैमेज हो गया तो आपकी कॉपी 0, खत्म मार्क्स, आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
अगर आपकी कॉपी डैमेज हुई भी मिली है तो आप अपने इन्विजिलेटर को पेपर स्टार्ट करने से पहले बता देंगे कि कॉपी चेंज कर दें। और अगर आपको जरा से भी उसमें नजर आए कि ये उखड़ रही है सील या बाहर निकल रही है, आप फौरन चेंज करवा दें। क्योंकि अगर ये सील आपकी निकल गई, आप इससे स्टेपल ऊपर से नहीं कर सकते, तो नुकसान क्या होगा, आपको पेपर आया। अच्छा, आप बीच में मैंने कहा यहाँ पर पेन लगानी है, तो सील अगर लगी है तो जाहिर नहीं लगानी, फिर आप पेन को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 2 पेन लगाएंगे, तो सील आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब आपने कॉपी को प्रॉपर स्टेपल भी कर दिया। अच्छा, ग्राफ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए कॉपी, फिर बीच में ग्राफ, फिर दूसरी बी कॉपी, इस तरीके से आपने काम करना है। और प्लानिंग ऐसे करनी है कि जो आखिरी पेज होते हैं 2, आपकी ए कॉपी के या बी कॉपी के, जहां पर भी आखिरी के 2 पेज, वहां पर ग्राफ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ताकि उसके बाद फौरन ग्राफ पेपर आए और फिर उसके बाद आपका जो भी सवाल है बी कॉपी का वो आप लगा के उसको सैंडविच बना के स्टेपल कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, अब ग्राफ नहीं निकलेगा। वरना ग्राफ अगर सबसे आखिर में होगा या सबसे पहले होगा, बोल तो सबसे पहले रखना नहीं होता, तो उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि आपने धागे से बांधा हुआ था या इवन स्टेपल भी किया था, वो निकल सकता है। लेकिन एक दफा वो बीच में सैंडविच बन गया तो अब वो निकल नहीं सकता, वो कोई फाड़ेगा तो ही निकलेगा, अदरवाइज वैसे नहीं निकलेगा। वरना बंडल में वैसे ही ग्राफ निकल जाता है, अब किसी को नहीं पता किसका कौन सा ग्राफ है, आपके वो मार्क्स जाया हो जाते हैं। तो आपको अपने ग्राफ पेपर का ख्याल रखना है। बाकी बी कॉपीज तो आप जितनी लेंगे वो सारी की सारी आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में, अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बेतरतीबी के साथ पेपर कर रहे होते हैं, आपने पेपर को तरतीब से करना है। अपनी बी कॉपीज को उस वक्त बैठ के अरेंज नहीं कर रहे होंगे पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, पहले से अरेंजमेंट प्रॉपर करनी है और अपने कॉपीज को ऐसे फाइल अप करते जाना है कि जब आप उसको उठाएं तो आपकी अरेंजमेंट खराब ना हो। तो आपने एक पेपर ए था, उसके ऊपर पेपर बी यूं रख दिया, फिर दूसरी बी कॉपी, फिर तीसरी, इस तरह से फाइल अप किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी कॉपीज को बाद में एंड में स्टेपल करने, स्टेपल करने के बाद फिर आपने अगर सुराग आगे पीछे होंगे, ज़ाहिर आगे पीछे हुए होते हैं, कंपस की मदद से एक सुराग करना है और अपने जो धागा है उसको अंदर डाल के घिटा बांध के अपनी कॉपी तैयार करके हैंड ओवर कर देनी है एग्जामिनर को। इस तरीके से आप हर पेपर को करके आएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देयर आर मेनी चांसेस कि आपके नंबर कट सकते हैं, बी कॉपी इधर उधर हो गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी ध्यान में आई कि आपको जो सीरियल नंबर दिया जाता है, मैं क्या करता था, जो मेरे पास सेक्शन बी या सेक्शन सी वाला पेपर होता था, क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर सारे सीरियल नंबर लिख देता था कि मेरे पास ग्राफ है तो उसका सीरियल नंबर क्या है, ए कॉपी का सीरियल नंबर क्या आया था, बी कॉपी मैंने कितनी इस्तेमाल की, कौन कौन सी कॉपी का कौन कौन सा सीरियल नंबर आया। तो क्वेश्चन पेपर क्योंकि आप वापस अपने साथ ले आते हैं, वो बोर्ड में नहीं सबमिट होता, तो आपके पास एक प्रूफ होता है। कल को खुदा ना खास्ता आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होगा कि आपकी कॉपीज में कौन कौन सा सीरियल नंबर था। वो आप एप्लीकेशन लिख के जब स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जमा करवाएंगे तो आपको वहां पर बी कॉपी तलाश कर ली जाएगी, और अगर आपकी कॉपी वहां पर नहीं होगी, एनी रीजन, किसी वजह से वो निकल सकती है, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से एक आप यहाँ पर अपने सिक्योरिटी के लिए सारे के सारे सीरियल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख के आते हैं। तो ये सारा आपके पास एक तरह से मैंने शॉर्ट रिव्यू दिया है, आपकी ट्रेनिंग की है कि आपने फाइनल पेपर में किस तरीके से काम करना है। हर पेपर के लिए ऐसे ही होगा, हर पेपर में आपको ऐसे ही काम करना है। अब यहाँ पर एक मसला आता है, जो उर्दू की तरफ से पेपर स्टार्ट होते हैं, तो उसमें आप अगर पेपर स्टेपल करेंगे तो नुकसान ये होगा कि आपके पास जो चेकर है वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कॉपी जो स्टेपल होगी वो इंग्लिश के तरीके से ही स्टेपल होगी। वहां पर सिर्फ उर्दू का जो पेपर होता है, वहां पर आप स्टेपल यहाँ कोने पे करते हैं, आपने यहाँ पे धागे से बांधा और इस धागे के ऊपर ही यहाँ पर स्टेपल भी पिन्स लगा दी, यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी, ताकि आप पेज को बाद में फ्लिप करके मोड़ सके। तो आपकी जो ए कॉपी है वो फ्लिप करके सबमिट होती है, बाद में जब चेक होगी तो उसी तरीके सीध में चेक होगी जैसे उर्दू की आपकी राइटिंग होती है। लेकिन जब आपकी कॉपी सबमिट होगी तो वो फ्लिप करके सबमिट होती है, ताकि आपको जो टाइटल पेज है फ्रंट पे है। तो वहां पर आपको ये स्टेप सारी कॉपीज नहीं करनी होती, वहां पर आपको यहाँ पे हर कॉपी को ऊपर से पिन लगाना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि ये पिन निकले ना। वैसे पिन निकलती नहीं है और ना ही इतना हम हार्डली इसको हैंडल करते हैं, कॉपीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल होती है, चेक प्रॉपर तरीके से होती है। आपके वहां पर कोई जंगली लोग नहीं बैठेंगे उसको पकड़ के फाड़ देंगे करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम होता है। लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है, फिर भी आपको इस तरीके से अपनी कॉपीज को सेट करके रखना है और सबमिट करवाना है। तो बस यहाँ पर आप लोगों के आज ये जो मैंने एक ट्रेनिंग दी है छोटी सी, ये आपने जहन में बात बिठानी है।
इसको आपने पेपर्स में रिहर्स करना है और एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारी बातें याद करनी है। अगर इन सब पे अमल करेंगे ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, और ना ही आप वहां पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होंगे चीजें फजूल सोचने पे। आपको टारगेटेड पता होगा कि आपने क्या काम करना है, किस वक्त कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें पहले से पता होंगी। तो यहाँ पर जितनी बातें की इसको जहन में बिठाएं, और अब इसके बाद आपको फाइनल पेपर देना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और पेपर ही आपका जो 75 मार्क्स मैथ के आएंगे, बेटा मैथ में पूरे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत आपके ऊपर की है, पूरा लेक्चर सब मौजूद है, तो पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं अगर इवन आप सेक्शन बी और सी के सिर्फ चैप्टर 8 तक काम कर लें। उसके आगे बेशक ना पढ़े, आपका पूरा पेपर कब भी 75 मार्क्स का या इवन जो आपके सेक्शन बी और सी है वो एटलीस्ट निकल जाएगा 100%। तो मेहनत करनी है, वक्त जाया नहीं करना, और प्रैक्टिस अपनी पूरे तरीके से करते रहना है, ताकि आपके पास जब पेपर आए तो 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में करके फारिग हो जाए।